नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के सत्र की समाप्ति के बाद इस विधानसभा सत्र के सबसे आकर्षक या कह लीजिए सबसे महत्वपूर्ण उस एपिसोड की जिस एपिसोड के पात्र थे सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और विधान परिषद की अगर बात करें तो राबड़ी देवी और राबड़ी देवी की विधायिका मुन्नी देवी और उर्मिला ठाकुर। इनके बीच जिस प्रकार की बयानबाजियां हुई, पहले हम उन बयानों की चर्चा करते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे सम्राट चौधरी की रणनीति क्या है, इसके पीछे लालू यादव के परिवार की रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्यों और इसको इस मैंने एक अलग नजरिए से देखकर इसका इस्तेमाल करना चाहती है और इसका फायदा या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है या राष्ट्रीय जनता दल को होने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बयानों की। जब शुरुआत होती है तेजस्वी यादव के भाषण से, तेजस्वी यादव जब एसआईआर पर भाषण कर रहे थे और बिहार की कानून व्यवस्था पर, तो उसी दौरान सम्राट चौधरी ने कुछ कहने का प्रयास किया। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा, पहला बयान था। उसके बाद सम्राट चौधरी भी करारा हमला करते हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी, तुम्हारा बाप चोर है। मतलब इस प्रकार के बयान जो है, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हैं, उसमें कुछ नमक मिर्च लगाकर कि सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को माँ, बाप और बहन की गाली दिया। ये बातें खत्म हुई। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद, वैसे अधिकतर दिन तो विधानसभा का सत्र जो है वो तो सस्पेंड ही रहा, कुछ कामकाज केवल हुए। सत्र की समाप्ति कार्यवाही की समाप्ति के बाद तेज प्रताप यादव अपने पिता के बचाव में या पिता के सम्मान में कहिए बयान में आए। उन्होंने कहा कि करारा जवाब देंगे सम्राट चौधरी को, औकात दिखा देंगे, मेरे पिता के बारे में कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया, सहानुभूति बटोरने के लिए। यह कहा कि मुझे मारने की साजिश हो रही है और इशारा स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक जनक सिंह और संजय सिंह दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं, जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव के कुछ विधायकों ने बयान भी दिया था। मुन्ना यादव की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा भूरा बाल को मैया चखाएंगे, तो उसी भूरा बाल से आते हैं ये दोनों विधायक, जनक सिंह भी और संजय सिंह भी। उसके बाद इन दोनों पर आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आती है तेजस्वी यादव के खिलाफ। उसके बाद राबड़ी देवी भी इस मैदान जंग में कूद पड़ी। पहले तो राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे बेटे तेजस्वी यादव को मारने की साजिश हो रही है, 4 बार प्रयास किया जा चुका है। मतलब एक प्रकार से अगर हम देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हत्या के प्रयास का आरोप जो है सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के समर्थकों पर लगा देती है राबड़ी देवी। उसके बाद आगे बढ़कर राबड़ी देवी का पहले बयान आता है, फिर राष्ट्रीय जनता दल की विधान परिषद में जो सदस्य हैं मुन्नी देवी, मुन्नी रजक और उर्मिला ठाकुर, इन दोनों का बयान आता है कि सम्राट चौधरी लड़की छेड़ते थे, मतलब कॉलेज के गेट पर बैठे रहते थे, फप्तियां कसते थे और लड़की छेड़ा करते थे सम्राट चौधरी। अब इस प्रकार के स्तरहीन सवाल, एक तो ये सब जितने भी बयान हैं चाहे वो दोनों पक्ष के हों, ये सब के सब स्तरहीन जवाब थे। इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जब लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में सदस्य जो है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, जब उस पर वाद विवाद करेंगे मुद्दों पर, तो फिर राजनीतिक ज्ञान भी, बिहार की जो 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है, इसमें आम जनता को राजनीतिक ज्ञान भी मिलेगा। उनको समझ में आएगा कि कौन सी समस्या है जिस समस्या से बिहार जूझ रहा है और इन समस्याओं का समाधान क्या है। तो समस्या और समाधान ढूंढने के बदले जो जनप्रतिनिधि है बिहार में, वो आपसी रंजिश और सत्ता की राजनीति में विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं विक्टिम कार्ड? उसका मतलब समझिए कि ले देकर लास्ट में कहां आ गया मामला?
आ गया तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। और खतरा किन से है? खतरा है प्रशासन से, सरकार से। और इस सरकार और प्रशासन से खतरा के मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राजद के लोगों के बयानों को देखेंगे तो नीतीश कुमार को बचाव किया, कहा कि इस प्रशासन पर नीतीश कुमार अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस पर सब कुछ सम्राट चौधरी कर रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी के कब्जे में नीतीश कुमार हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। उसके अलावा विजय सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको चिढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको तो डिप्टी सीएम है लेकिन आपका तो कोई औकात नहीं है। सब जगह प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंच पर विजय चौधरी हो, हर जगह तो सम्राट 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 ही छाए हुए हैं। उतना ही नहीं, विधानसभा में भी राजद के कई सदस्यों ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी द्वारा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संबंध में दिए गए पुराने बयानों के आधार पर सम्राट चौधरी पर भी व्यक्तिगत हमला किया। तो एक तो यह पक्ष हो गया कि किस प्रकार की बयानबाजी हुई, यह स्तरहीन बयानबाजी है, इससे लोकतंत्र कहीं से भी मजबूत नहीं होता है, यह व्यक्तिगत खुन्नस। लेकिन इसका राजनीतिक महत्व भी है। राजनीतिक महत्व क्या है कि मैंने बताया जैसे कि तेजस्वी यादव के लिए यह राजनीतिक महत्व है कि तेजस्वी यादव अपनी जान पर हमला और अपने पिता, अपने माता, अपने बहन पर हमला जुबानी हमला को जनता के बीच ले जाकर कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड, मतलब एक तरह से होता है ना कि सहानुभूति अपने के लिए पैदा करना चाहते हैं अपने वोट बैंक में, विशेष रूप से यादव समाज के बीच में, कि देखो बने सम्राट चौधरी बीजेपी वाला जो है तेजस्वी यादव को मारने का प्रयास कर रहा है। मतलब यादव मतदाताओं में जो थोड़ी बहुत टूट फूट की संभावना है, उस संभावना को एक तरह से किनारे करने का प्रयास है तेजस्वी यादव का एक। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से, जब से नीतीश कुमार के साथ इस बार सरकार बनी, लगातार सम्राट चौधरी को लालू परिवार के समक्ष खड़ा कर दिया है। और सम्राट चौधरी के बारे में यह धारणा बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के भविष्य है, मतलब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है और भावी मुख्यमंत्री हैं। तो मामला सम्राट चौधरी का नहीं है, मामला है जातिगत समीकरण सेट करने का। जातिगत समीकरण सेट करने का मतलब गैर यादव पिछड़ा सम्राट चौधरी। आपको पता है कि यादवों के बाद पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कुशवाहा जाति की है। और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति के नेता हैं। थोड़ा इधर के दिनों में देखेंगे तो कुशवाहा समाज के अंदर जो राजनीति का एक पैमाना होता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा काराकाट चुनाव हारने के बाद से थोड़ा बैक हुए हैं। और चूंकि उप मुख्यमंत्री है लगातार सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी को उसका फायदा मिला है कि सम्राट चौधरी मुख्य भूमिका में आ गए हैं। ठीक है, अखबार के हेडलाइन पे आ गए हैं, टीवी के मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बने हैं सम्राट चौधरी, और अपने बयानों से भी बने हैं। और जिस प्रकार से एक कह सकते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए सम्राट चौधरी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसके लिए चुना सम्राट चौधरी के रूप में एक कुशवाहा नेता को। मतलब पिछड़े वर्गों में यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो कुशवाहा जाति की है, नंबर एक। नंबर टू, जो बिहार में जो 1990 के बाद से जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ा वर्ग है या फिर दलित वर्ग है, उनके अंदर कहीं ना कहीं यादव मुसलमान फैक्टर से एक भय का माहौल बनता है, एक भय का माहौल बनता है। और उस भय के माहौल को अपने पक्ष में भजाने के लिए, इनकास करने के लिए बीजेपी सम्राट चौधरी का इस्तेमाल कर रही है। सम्राट चौधरी को एक हिंदूवादी नेता, एक बुलडोजर वाला नेता, मतलब सम्राट चौधरी को पेश की जा रही है किस रूप में कि अगर कहीं पर कोई अपराध बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है या फिर अपराधी कोई मुसलमान है यदि, तो फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करो, इनकाउंटर का इस्तेमाल करो। और उसी रूप में भाषा से भी सम्राट चौधरी इनकाउंटर करते हुए दिखते हैं, बुलडोजर चलाते हुए दिखते हैं। मतलब भाषा भी सम्राट चौधरी की बुलडोजर वाली है। ठीक है, मतलब मिट्टी में मिला दूंगा बातों से भी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का अंग है कि सम्राट चौधरी को आगे करके तेजस्वी यादव को लगातार चुनौती दी जा सके। और
तेजस्वी यादव के खिलाफ का जो वोट है उसको अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास सम्राट चौधरी को आगे रखकर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं शायद आपको कुछ हद तक समझा पाने में सफल हुआ हूँगा, और अगर आपको बातें समझ में आई तो प्लीज आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी अगले अंक में अन्य मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।